डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। अभी तक तो आपने देखा था कि अगर आपके खिलाफ कोई 498 की एफआईआर हो जाए या आपके परिवार वालों के खिलाफ हो जाए तो आप क्या करते, आप हाईकोर्ट जाते, 482 की पिटीशन लगाते और ट्राई करते कि आपको स्टे मिल जाए या एफआईआर क्वैश हो जाए, और नहीं होती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन कभी आपने सुना है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके खिलाफ फाइल हो गया और आप हाई कोर्ट जा रहे हैं? नहीं ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर व्यवस्था को बदल दिया है। क्या वो जजमेंट है? क्या आपके लिए वो जजमेंट यूजफुल होगा? डोमेस्टिक वायलेंस केस क्या होता है? अगर आपके खिलाफ वो केस हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आपके खिलाफ क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस की कोर्टें ऑर्डर कर सकती है? ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बनाया आपके लिए आज का ये खास वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर दिए गए लैंडमार्क जजमेंट के, जो हाल ही में 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। जजमेंट का नाम है सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेस वीडी रावल 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वाइफ अल्टीमेटली अपने हस्बैंड और उनके परिवार वालों के खिलाफ 498 की एफआईआर लॉन्च कराती है। जैसे ही वो एफआईआर लॉन्च होती है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। ये एक साइड में होता है। दूसरी साइड में वही वाइफ अपने हस्बैंड और अपने परिवार वालों के खिलाफ 498 के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर देती है। अब इस केस के फैक्ट्स को आगे जाने उससे पहले हम थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। 2005 में भारत में इस कानून को लाया गया। इसके तहत ये कहा जाता है कि अगर किसी महिला को किसी घर के अंदर परेशानी हो, कुछ उसे ससुराल वाले उसके हस्बैंड साइड से लोग अगर उसको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उससे सामाजिक आर्थिक रूप से हैरेस करते हैं, तो वो इसके लिए सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने संबंधित मजिस्ट्रेट साहब के पास एक कंप्लेंट डाल सकती हैं। और उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 17 से सेक्शन 22 जो उसमें रिलीफ दे रखी है, चाहे इकोनॉमिक रिलीफ हो, चाहे राइट ऑफ रेजिडेंस हो, इन सब को लेके कंसर्न मजिस्ट्रेट इसमें वो रिलीफ दे सकते हैं। ये तो हो गया सेक्शन 12। इसके साथ साथ एक और सेक्शन है, सेक्शन 23 उसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। वो ये कहता है बेसिकली इंटरिम मेजर्स के लिए, स्टे एप्लीकेशन के लिए, यानी जब तक सेक्शन 12 डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि उस लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तब तक के लिए इंटरिम मेजर के लिए सेक्शन 23 में कंसर्न मजिस्ट्रेट अपनी पावर को इन्वोक करते हुए कुछ अमाउंट का कंपनसेशन दिलाते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंडिंग ऑन द केस। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है। अब जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ या तो 498 की एफआईआर कराती है सबसे पहले। एफआईआर के साथ साथ वो क्या करती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है, ये कहते हुए कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वो इसके साथ साथ 125 सीआरपीसी की यानी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी डाल देती है, ये कहते हुए कि साथ मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे मेंटेनेंस को दी जाए, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँ। और अगर वो चाहे तो डिवोर्स पिटीशन डाल सकती है, और नहीं तो सेक्शन 9 भी डाल सकती है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे मेरे पति के साथ रहने दिया जाए। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। इनमें से एक मैकेनिज्म होती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। अब यहाँ भी ये हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 12 में उसने कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेंट डालने पर ऑब्वियसली बात है, मजिस्ट्रेट साहब पूरे परिवार वाले जो भी रिस्पोंडेंट थे उनको सम्मन इश्यू कर दिया। सम्मन इश्यू होने के बाद उनके परिवार वाले पहुँचते हैं हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी में। हाई कोर्ट जाके कहते हैं कि सर देखिए, मेरा तो कुछ केस से कोई लेना देना नहीं, मैं फादर इन लॉ मदर इन लॉ हूँ, मैं वहाँ रहा नहीं, मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं, तो मेरे हद तक आप 482 में इंटरफेयर करें और इस प्रोसीडिंग को क्वैश करें। वहीं रिस्पोंडेंट साइड से ये आर्गूमेंट आता है, यानी वाइफ के साइड से, कि 482 मेंटेनेबल ही कैसे है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो सिविल इन नेचर है, और इसके लिए आप 482 सीआरपीसी पे पिटिशन नहीं लगा सकते। ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइफ की बात से एग्रीड हो जाती है। वो कहती है यस यू आर राइट, ये बेसिकली सिविल इन नेचर है, तो हम 482 की पावर कैसे इन्वोक कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग्स को 482 में आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक हाई कोर्ट नहीं, देश की कई सारी हाई कोर्ट ने समय समय पर यही हेल्ड किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस को आप हाई कोर्ट में 482 पिटिशन में चैलेंज नहीं कर सकते। अल्टीमेटली मैटर गोज टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल होती है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब हस्बैंड की साइड से लोग जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अल्टीमेटली कौन सुनता है, कंसर्न मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट सुनता है तो वो ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट वो है जो सीआरपीसी के थ्रू गवर्न होता है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास 482 की पावर है। वहीं वाइफ साइड से ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट होता है कि जब मजिस्ट्रेट साहब सम्मन इश्यू करते हैं तो जो सम्मन जो होता है
वो सेक्शन 61 सीआरपीसी में नहीं होता, वो सम्मन एक सिविल साइड की तरह होता है, तो इसलिए इसको सिविल प्रोसीडिंग माना जाना चाहिए। दोनों पक्षों को ऑनरेबल हाईकोर्ट सुनती है। ऑनरेबल हाईकोर्ट कहती है कि हमने कई सारे जजमेंट देखे हैं, इनफैक्ट हमने बॉम्बे हाईकोर्ट भी देखा और कई सारे हाईकोर्ट थे कि वहाँ एक ही बात को कंटिन्यूस हेल्ड किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 482 मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट बदला। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, 482 में आप जा सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस को चैलेंज कर सकते हो, और हम भी उस व्यू से सहमत हैं। यानी अल्टीमेटली जब 482 आप लगाते हैं, वो लगाते हैं किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करने के लिए। यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग्स है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट सुनता है, और मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन आप देखेंगे तो ये वो होती है जो सीआरपीसी के थ्रू गवर्नड है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। भले ही इसका किसी भी तरह के संबंध इश्यू हो रहे हैं, कोई भी नेचर हो, बट अल्टीमेटली ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को माना जा सकता है। और रही बात 482 की, तो 482 में 3 पावर होती है। पहला, अगर कुछ भी ऐसा ऑर्डर पास करना है जिससे आप दिए गए ऑर्डर को इफेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो 482 की पावर यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड और थर्ड जो इसका घटक है 482 का, जो ये कहता है कि अगर आप किसी अब्यूज़ को रोकना चाहते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, या फिर टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी अगर आप किसी केस में कोई निचले की ट्रायल कोर्ट का कोई अब्यूज़ हुआ है प्रोसेस ऑफ लॉ का, उसको रोकना है, या अगर आपको जस्टिस पाना है, तो उसके लिए 482 लगा सकते हैं। तो हमें लगता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें लगता है कि ये 482 के सेकंड और थर्ड घटक में आएगा। यानी अगर नीचे की ट्रायल कोर्ट यानी कंसर्न मजिस्ट्रेट अगर सेक्शन 12 को सही से डील नहीं कर रहे, सेक्शन 23 को सही से डील नहीं कर रहे, और अगर एक एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो सिक्योर ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए हम उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं 482 में, हम यानी हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए हम ये आज से ये बात को लेट डाउन कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोसीडिंग्स को आप कंसर्न हाई कोर्ट में 482 पिटिशन लगा के चैलेंज कर सकते हैं। तो इस जजमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आपके खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई है, तो उसको चैलेंज करते हुए आप अपने हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी की, यानी जो अब जो नया बीएनएस है उसके सेक्शन 528 में आप अपनी याचिका लगा के उस प्रोसीडिंग को क्वैश करवा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक बात को और क्लैरिफाई कहा कि देखिए, नो डाउट पावर तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईच एंड एवरी केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इस तरीके से इंटरफेयर करके उसको स्टे कर दे या क्वैश कर दे। ओनली इन द रेयर केसेस जहाँ वास्तव में लगता है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जिससे वास्तव में डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनता और फिर भी अगर इनिशिएट हो गया है, तो आपको इंटरफेयर करना है। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम अब केस की मेरिट पे नहीं जा रहे, लेकिन इस बात को हेल्ड कर रहे हैं कि यस, पिटिशन मेंटेनेबल थी, इसलिए हम वापस इस मैटर को रिमांड बैक करके ऑनरेबल हाईकोर्ट भेज रहे हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट अब जुरिडिक्शन के इस पॉइंट को दरकिनार करते हुए बाकी मेरिट्स पे इस केस को सुनेगी। तो इस केस से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये पता लगा कि अगर आपके खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस या डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई, चैलेंज करें 482 पे। अब रहेगी वो रेयर एंड रेयर कंडीशन, तो देखिए कई बार ऐसा लगता है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे स्टे मिल जाएगा या मेरे खिलाफ जो डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग्स है वो क्वैश हो जाएगी, सीम्स वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिकल टिप आपको ये दे रहा हूँ कि अगर आपके परिवार वालों के खिलाफ, आपकी बहन, आपके भाई के खिलाफ फाइल हुआ है, उनके बिहार पे आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। आपकी वो बहन जिसकी आपकी शादी से पहले शादी हो गई है, या आपकी बहन के हस्बैंड जो उसका उस घर से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी उनको पार्टी बना दिया है, उनके बिहार पे आप फाइल करो। आपको 100% मुझे उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा हाई कोर्ट से 482 में। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा हमारा ये नया कंटेंट। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे हमारी टीम से बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लीगल शॉर्ट्स। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।